Students, hi, this is Karan Singh from HES Academy Gandhinagar. Welcome back to the class. In today's lecture of 10th standard, we will continue with our chapter Human Eye in the Colorful World, chapter number 11. Today we are going to study a very interesting topic, atmospheric reflection. First of all, I would like to inform you what is atmospheric reflection. Atmospheric reflection is a phenomenon where the reflection of light coming from the source occurs due to the atmospheric factors like the dust particles, the smoke, the gas, etc. present in the atmosphere. That's known as atmospheric reflection. आप सबने कहीं ना कहीं atmospheric reflection experience किया है, बट सिर्फ जानने की देर है. तो मैं ऐसे कुछ atmospheric reflection आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ. I'm going to discuss few of the examples, the phenomena of atmospheric reflection. उसमें से सबसे well known is twinkling of stars. So पहला क्वेश्चन, क्या stars twinkle करते हैं? Do stars twinkle? No, it's a myth that stars twinkle. वो twinkle नहीं करते. ये एक atmospheric phenomena है. तो क्या phenomena है हम वो देखेंगे हमारे presentation में. Actually क्या होता है, stars हमसे light year ahead दूर है. ओके, तो वहाँ से लाइट आती है तो मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होते हैं. तो चलिए हम एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को देखते हैं. ओके, Our topic is twinkling of stars. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि when the stars do twinkle, what happens basically here, that the light rays coming from the star, they have to travel a very far distance. Okay, they have to travel a very huge distance. Okay, तो इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है और हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स हैं, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर. ठीक है, तो आप देख पा सकते हो कि ये रेज जैसे ही आती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही बेंड हो जाता है. तो अब मैं इसका एक्चुअल पाथ बनाऊं तो एक्चुअल पाथ देखेंगे तो जब ये पाथ बनता है तो एक्चुअल पाथ तो ये था, बट ये बेंड होने की वजह से जो नया पाथ बना वो ये बना. ओके, तो ये बनने की वजह से आपको स्टार कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, जबकि है कहाँ पे, यहाँ पे, बट आपको दिख यहाँ पे रहा है. ओके, क्लियर. तो इस पोजीशन को हम कहते हैं एक्चुअल पोजीशन, इसको हम कहते हैं एपरेंट पोजीशन. फाइन. सो ये जो चीज़ है, बट यहाँ पे ट्विंकलिंग ज़्यादा नहीं होती है, इसकी वजह से ट्विंकलिंग नहीं होता. ट्विंकलिंग जो होती है मोस्टली हमारे इस लेयर की वजह से होता है, एटमॉस्फेयर के इस लेयर की वजह से. बेसिकली क्या होता है, थोड़ा जूम करके हम देखते हैं कि उस लेयर में क्या होता है. ओके, तो अभी हम जब देखते हैं उस लेयर में क्या हो रहा है, तो आप देखो जैसे से एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है, लाइन स्ट्रेट के बदले जिगजैग होना चालू हो जाती है. अब जितनी ज़्यादा जिगजैग होगी, हर बार लाइट का पोजीशन चेंज होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जो बना लो, तो जहाँ जहाँ पे कर्व हो रहा है वहाँ वहाँ इतने सारे लाइन्स होंगे जो अर्थ तक पहुँच रहे होंगे आपकी आंखों तक. तो बार बार ये पोजीशन शिफ्ट हो रहा है. अब ये बार बार पोजीशन शिफ्ट होने की वजह से आपको रियलाइज़ होता है कि स्टार जो है अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, मतलब या बंद, ऑन, फ्लिकर हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है. हर पॉइंट पे इस तरह से फील होगा. क्यों, कभी मान लो यहाँ पे दिखा, कभी यहाँ पे दिखा, कभी यहाँ पे दिखा, मतलब ये बहुत दूर है तो बहुत आपको पास पास दिखेगा होते हुए. तो आपको क्या लगेगा कि स्टार बंद हो रहा है, खुल रहा है, चल रहा है, बंद हो रहा है. इस तरह से आपको क्या फील होगा कि इट इज़ ट्विंकलिंग. सो मेजर रीज़न जो है स्टार के ट्विंकलिंग के पीछे की जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और मल्टीपल लेयर को पार करके स्टार की लाइट को अर्थ तक आना होता है और हर लेयर में अलग अलग रिफ्रैक्शन होता है. ओके, तो थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में समझते हैं. ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ये फिगर में कि ये आई है, ह्यूमन आई है. तो जब ये रेज आती है ओके स्टार से, तो मान लो मैंने यहाँ पे 5 रेज बनाई है कि 5 रेज आ रही हैं, तो मुझे स्टार इतना जितना ब्राइट यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको क्लियर कर दूँ तो ये जितना ब्राइट यहाँ पे दिख रहा है स्टार उतना ब्राइट है. ओके, तो ये 5 रेज आ रही हैं. ओके, अब मान के चलो क्या हुआ, आते हुए कोई एक रेज क्या हुई, थोड़ी टिल्ट हो गई, चेंज हो गई, मतलब वो थोड़ा ज़्यादा डेविएट हो गई. एटमॉस्फेयर के कंडीशन चेंज होते रहते हैं, क्लाउड्स, विंडी, सब कुछ होते रहते हैं. तो मान लो ये वाला जो है ये चेंज हो गया. ओके, तो ये देखो चेंज हो गया यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा डेविएट हो गया. ओके, अब ये 5 के बदले ये हुआ तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डल हो जाएगा. देखो डल हो गया. ओके, स्टार यहाँ पे डल हो गया. फिर मान लो ये 2 और हो गई तो और थोड़ा सा डल हो गया. अब स्टार और थोड़ा डल हो गया यहाँ पे. तो ये चीज़ें जो बार बार होती हैं कि डल हो रहा है स्टार, फिर ब्राइट हो रहा है, फिर डल हो रहा है, फिर ब्राइट हो रहा है, तो इसके वजह से आपको क्या दिखता है कि स्टार ट्विंकल कर रहा है. दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड शोइंग द स्टार ट्विंकल्स. ओके, जनरली एक बात समझ लीजिए कि हमेशा स्टार के ट्विंकलिंग के पीछे 2 रीजंस हैं. एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन का चेंज होना, दूसरा स्टार का डिस्टेंस. स्टार का जो अर्थ से डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है. ओके, बहुत ज़्यादा है तो मल्टीपल लेयर्स है बीच में, गैसेस के, एटमॉस्फेयर के, तो मल्टीपल हर लेयर की अपने अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो हर लेयर पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, एंड ड्यू टू दैट रिफ्रैक्शन द स्टार्स
twinkle. Clear? I hope you understood this. किस तरह से स्टार्स का प्रेजेंटेशन देखा, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी मैं एक रिकैप दे देता हूँ। देखिए, स्टार्स हमसे लाइट ईयर अहेड दूर है। अब उतने दूर से जब स्टार हम तक आते हैं तो उनसे जो लाइट आती है वो अलग अलग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को पार करते हुए आती है, जैसे वो डस्ट, गैसेस, पार्टिकल्स छोटे छोटे, उनसे मिलके बना है। तो लाइट हर पॉइंट पे एक रिफ्रैक्शन एक्सपीरियंस करती है, जिसकी वजह से लाइट का पाथ चेंज होता है। और लाइट का पाथ चेंज होने की वजह से जो ऑब्जर्वर है उसको ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि लाइट अपना पोजीशन चेंज कर रही है। तो पोजीशन चेंज करती मतलब एक जगह से बंद हुई, एक जगह ऑन हुई, बंद हुई, ऑन हुई। तो फ्लिकर करने की वजह से आपको क्या लगता है स्टार्स ट्विंकल करते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। ओके, अब दूसरा ऐसा फिनोमेना है हमारे पास 2 मिनट्स एडवांस सनराइज एंड 2 मिनट्स डिले सनसेट। अब आपको ये सुन के बहुत अजीब लग रहा होगा। यस, जब आपको सनराइज के टाइम पे सन 2 मिनट पहले ही दिख जाता है और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है, तो व्हाट इज दिस फिनोमेना, हाउ डज इट वर्क, मैं एक प्रेजेंटेशन के हिसाब से आपको समझाऊंगा। ओके, लेकिन मैं एक और नॉर्मल एग्जांपल दे दूं आपको इल्यूजन का, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन का, मिराज फॉर्मेशन। आपने कभी देखा होगा रोड पे पानी दिखते हुए। ओके, तो जो रोड पे वो पानी दिखता है वो एक्चुअल में नहीं होता, वो क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो ऐसे ही कुछ फिनोमेनाज और बहुत इंटरेस्टिंग में से एक 2 मिनट्स अर्ली सनराइज एंड 2 मिनट्स डिले सनसेट है। तो चलिए हम हमारे प्रेजेंटेशन में इसको देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है वो है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। मतलब सन जो आपको ऐसा कहते हैं कि सनराइज से 2 मिनट पहले दिख जाता है और सनसेट हो जाने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। तो ये कैसे होता है, हम पहले देखते हैं क्या रीज़न है इसके पीछे। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है सन के साथ। ओके, तो वो हम अभी एक ग्राफिकली जो है हम उसको मैं आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे एक अर्थ, अरे सूरज बना लिया। ओके, अब सनराइज क्या होता है, अब आप लोगों ने देखा होगा कि अर्थ हमारा क्या करता है, रिवॉल्व करता है अपने एक्सिस पे, राइट। अब ये रिवॉल्व करता है। ओके, सन तो अपनी जगह पे है, हम कहते हैं सूरज उग रहा है, सूरज डूब रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। सूरज उगता डूबता नहीं है, सूरज तो अपने पोजीशन पे है। ठीक है, ठीक है, हमको ये दिखता है इस तरह से होते हुए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा क्या होता है कि हाँ, सन तो अपने पोजीशन पे है, बट कौन मूव कर रहा है, हम मूव कर रहे हैं। तो किस तरह से सन राइज करता है, किस तरह से सनसेट होता है, वो हमें समझते हैं तो हमको थोड़ा समझ में आएगा। अब देखो, अगर मैं एक पॉइंट पे हूँ, ठीक है, एक पॉइंट पे ऑन अर्थ, उसको हम कहते हैं होरिजन। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, कोई भी एक पॉइंट, इस पूरे इस पे सर्कुलर पोर्शन पे कोई एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। अब अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, जैसे अभी ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे रात हो रही होगी, ये वाला पॉइंट हो रहा है, वहाँ दिन हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आफ्टरनून होगा या कोई अलग टाइमिंग जोन होगा, यहाँ पे शायद सनराइज होने चालू हो गया होगा, यहाँ पे सनसेट होना चालू होगा। ऐसे अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं। ओके, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने जो ऊपर वाला पॉइंट बनाया, हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है हम देखते हैं। तो चलो, इस पॉइंट पे अगर हम खड़े हैं तो ये जो लाइन बनी है, इस लाइन को हम कहते हैं होराइजन। क्या कहते हैं इस लाइन को? वी कॉल दिस लाइन एज होराइजन। ओके, तो अब ये होराइजन जो है, वहाँ से सन से लाइट आ रही है, तो ये होराइजन जो है ये सबसे फार डिस्टेंस होता है। दिन का सबसे ऐसा टाइम है जिस टाइम पे आपको स्काई देखो, ये दिखता रेड दिखेगा। क्यों? ओके, ये होराइजन मतलब आपको नीचे से देखो, ये समंदर है, तो आपको क्या लगेगा, ये लाइन से ऊपर से सन निकल रहा है। तो जब भी होराइजन पे होता है सन, तो हमको सन नीचे होता है। ठीक है, ओके, तो क्या होता है, अभी होराइजन पे है, अभी सन हमको थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, बट एक्चुअल में ऊपर नहीं है। ठीक है, ठीक है, हमारे आंखों तक ये रेज आ रहे हैं। ओके, बट सन एक्चुअली में क्या है, थोड़ा नीचे है। एक्चुअल में थोड़ा सा सन जो है हमारा, वो क्या है, नीचे में है। बट क्या होता है, हमको 2 मिनट पहले ही वो दिख जाता है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्यों ऐसा होता है? एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से अब ये लाइट जो है बहुत दूर से यहाँ तक आ रही है। ओके, तो दूर से आने की वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, आप देख रहे हो ब्लू, ये जो लाइटर प्रोपोर्शन, वो अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो अब ये सन दूर है, ओके, नीचे होराइजन के, बट इससे जो रेज जा रही हैं, वो रेज क्या हो रही हैं, रिफ्रैक्ट हो रही हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हो, ये रेज क्या हो रहा है, यहाँ पे टकराने के बाद थोड़ी रिफ्रैक्ट हो जा रही है। ओके, तो रिफ्रैक्ट होने की वजह से जो उनका एक्चुअल पोजीशन है उससे थोड़ी सी ऊपर हो जा रही है, शिफ्ट हो जा रही है। मतलब अगर ये लाइन है तो ये लाइन की जगह पे वो थोड़ी सी कहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे आने की वजह से सन क्या होता है, आपको 2 मिनट पहले दिखने लगता है। ओके, ठीक है, तो ये लाइट बेंड हुआ और बेंड होकर आपको क्या दिखता है, सन पहले दिखने लगता है। देखो यहाँ पे
आपके ऑब्जर्वर के पास, जो आप ऑब्जर्वर है, जो आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे, तो लाइट बेंड होके आप तक पहले ही पहुंच गई, जबकि सन देखो कहाँ है, नीचे है। हाँ, होराइजन के ऊपर सन आता है तब हमको दिखता है, बट सन देखो अभी कहाँ है, होराइजन के नीचे है। फिर भी इससे लाइट गई, लाइट सीधे निकल जानी चाहिए, बट रिफ्लेक्ट होके कहाँ जा रही है, नीचे आ जाती है। तो हमें क्या दिखता है, सन यहाँ पे दिखता है। ओके, तो ये इसका एक्चुअल पोजीशन है, बट एपरेंट पोजीशन पे हमको सन दिखता है। ठीक है, समझे? ओके, सन होराइजन के नीचे है, फिर भी कहाँ पे दिख रहा है, ऊपर। क्यों, फिर से समझ लो। ओके, फिर से कैसे समझ रहे, देखिए ये जो लाइट रेज है यहाँ से गई और जाके इसीलिए चली जानी चाहिए थी, बट रिफ्लेक्ट होके कहाँ आ गई, नीचे आ गई। तो आपको कहाँ दिखेगा सन का पोजीशन, पीछे अगर मैं रेज को ले जाऊँ तो यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो अगर हम कैलकुलेट करें ये टाइम को, तो ये टाइम के बीच में डिफरेंस होता है 2 मिनट्स का। ये टाइम के बीच में डिफरेंस कितना था, 2 मिनट्स। मतलब सनराइज से 2 मिनट पहले ही आपको सन दिखने लगता है। क्यों, इसमें भी सेम रीजन है, दैट एज द सन इज एट अ डिस्टेंस, फार डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, द सन अपीयर्स टू बी 2 मिनट्स अर्ली राइजिंग। ओके, उसके पोजीशन में 2 मिनट का चेंज हो जाता है। क्लियर, इतना समझ में आया किस तरह से होता है। ये लाइट रेज जाती हैं, सीधे चली जानी चाहिए, बट सीधे जाने के बदले वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर से टकरा के नीचे आ जाती हैं, और नीचे आती हैं, हम इसको पीछे एक्सटेंड करके ड्रॉ करें तो हमको सन यहाँ दिखता है होराइजन से ऊपर, जबकि सन वहाँ पे होता नहीं है। ठीक है, दिस इज द फिनोमिना ऑफ सनसेट एंड सनराइज। सनसेट के टाइम पे भी यही होता है, सनसेट के टाइम पे इसका उल्टा होता है। सनसेट के टाइम पे हमारे पास उल्टा कैसे होता है कि ये इस तरह ऐसे सन नीचे जा रहा होता है, ओके, डूब रहा होता है। ओके, क्लियर? तो आप देख सकते हो, तो सेम चीज़ होगा, यहाँ पे जाएगा, ओके, फिर यहाँ आएगा, तो सन सेट हो चुका है, फिर भी आपको 2 मिनट ऊपर तक दिखता रहेगा। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड? अब दोपहर के टाइम पे क्या होता है, ये बॉडी यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इसलिए हम एकदम क्लियर देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस फार नहीं होता, हम क्लोज जाते हैं। देखो यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं है, दोपहर के टाइम में रिफ्रैक्शन नहीं होता। ओके, रिफ्रैक्शन कब ज़्यादा होगा, जब होराइजन पे होगा। होराइजन पे कब होता है, सनसेट और सनराइज के टाइम पे। तो सनसेट और सनराइज में दोनों में सेम फिनोमिनाज वर्क करती हैं। तो सनसेट के टाइम पे आपको 2 मिनट बाद तक, सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक भी दिखता रहेगा, और सनराइज के टाइम पे सनराइज हो जाएगा, होने से 2 मिनट पहले भी सन दिखता रहेगा। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो अगर हम रीज़न समझे तो रीज़न क्या है, द एडवांस सनसेट एंड सनराइज क्या किस पे डिपेंड करता है, एज द सन इज हैविंग ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट द सन इज बिलो द होराइजन एंड इट इज़ द फार्दर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ और द ऑब्जर्वर, सो लाइट एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत सारा रिफ्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, जिसके वजह से वो क्या होता है, पोजीशन ऑफ सन अपीयर्स टू बी शिफ्टेड बाय 2 मिनट्स अर्ली इन द सनराइज एंड 2 मिनट्स डिले एट द टाइम ऑफ सनसेट। क्लियर, अंडरस्टूड? और शाम को देखिए ये तरह का आपको विजन मिलता है सुबह और शाम के टाइम पे, और थोड़ा सा आपको सन स्फेरिकल नहीं दिखेगा शाम को और सुबह के टाइम पे, थोड़ा चपटा हुआ दिखेगा। क्यों चपटा हुआ? बिकॉज ये होरिजन की लाइन की वजह से आपको थोड़ा सा इस तरह से डिस्टॉर्टेड दिखता है। क्लियर? ओके, बट जैसे ही होरिजन के ऊपर आ जाएगा आपको सन पूरा कैसा दिखेगा, गोल दिखेगा। ओके, क्लियर? आई होप आपको समझ में आया ये जो एक फिनोमिना है किस तरह से सनसेट और सनराइज होता है। ओके, फिर से एक बार समझ लीजिए, when the sun is rising it is the maximum distance from the earth, so the light rays has to experience a lot of refraction, due to which the position of the sun appears to be shifted by 2 minutes early during the sunrise, and during the sunset it appears to be delay by 2 minutes. Okay, आप लोगों ने अभी देखा प्रेजेंटेशन में कि किस तरह से एडवांस सनराइज होता है एंड डिले सनसेट होता है। ये भी फिनोमेना सेम रीजन क्या होता है, दिन का टाइम जब सनराइज और सनसेट हो रहा होता है, सन सबसे ज्यादा दूरी पे होता है, जो इसको हम कहते हैं होराइजन। होराइजन पे जब सन होता है तो सब वो दिन का ऐसा टाइम है जब सन हमसे सबसे ज्यादा दूरी पे होता है। तो वो जो चीज है वो क्यों होती है, आपने अभी देखा कि क्यों। अगर सन बहुत दूर है तो सन से जो लाइट आ रही है वो मल्टीपल लेयर्स पार करते हुए आती है, तो रिफ्रैक्ट होती है, और रिफ्रैक्ट होने की वजह से उसका जो पोजीशन है वो थोड़ा सा 2 मिनट ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और 2 मिनट ऊपर शिफ्ट होने की वजह से सनराइज से 2 मिनट पहले तक दिखती है, और सेम सनसेट हो जाता है तब भी वो 2 मिनट ऊपर शिफ्ट होकर 2 मिनट बाद तक भी दिखता रहता है। तो ये एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट का फिनोमिना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के 2 फिनोमिनाज हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला फिनोमिना ऐसा है कि व्हाई डज द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू, स्काई का कलर ब्लू ही क्यों दिखता है, ये हमें समझने की जरूरत है। ये सबसे बड़ा खेल है वेवलेंथ का।
वेवलेंथ की वजह से ऐसा होता है। देखिए, पहले एक सिंपल चीज बता दूं, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा वो कम स्कैटर करेगा, और जितना कम वेवलेंथ होगा वो जल्दी स्कैटर करेगा। और एक और रीजन है, हमारा आई जो है, और आई इज सेंसिटिव टू ब्लू कलर, तो ब्लू कलर वो इजिली देख पाता है। ओके, तो जब ब्लू कलर का स्काई कब दिखता है? मॉर्निंग टाइम पे। ओके, मेनली मॉर्निंग टाइम पे। और क्लियर ब्लू आपको कब दिखता है? मोस्टली आफ्टरनून या मॉर्निंग टाइम पे। उस टाइम पे सन का डिस्टेंस हमसे बहुत कम होता है, और कम होने की वजह से तो सबसे जो कम वेवलेंथ वाली लाइट है वो स्कैटर पहले होगी, और जो स्कैटर होगा वही दिखेगा। क्यों? रेड कलर हाईएस्ट वेवलेंथ है, तो वो तो स्कैटर ही नहीं होगा एटमोस्फेयर में। क्यों? दूरी कम है तो स्कैटर ही नहीं होगा, तो वो तो हमको दिखने से रहा। तो सबसे पहले कौन सा लाइट दिखेगा? जिसकी वेवलेंथ कम होगी। तो ब्लू कलर की, वायलेट, इंडिगो की वेवलेंथ कम होती है, इसलिए वो हमको दिखते हैं। तो चलिए प्रेजेंटेशन में समझते हैं कि किस तरह से हमें ये दिखता है हमारा ब्लू कलर। ओके, Today we will study about why does the sky appears to be blue, okay, why sun appears to be yellow, why sunrise का सन दिखता है। ये चीज़ों को हम समझ, नॉर्मल स्कैटरिंग ऑफ लाइट का स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, सो लेट्स सी प्योर ऑफ द अर्थ। ओके, उसमें सनलाइट, दो चीज़ें हैं हमारे पास, एटमोसफेयर ऑफ अर्थ है और सनलाइट। ओके, ये दो चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले जब वाइट लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। हम पहले बात कर चुके हैं, उसमें सबसे कम वेवलेंथ वाला वॉयलेट है। ओके, फिर ब्लू कलर भी उससे थोड़ा ज़्यादा है। इस तरह से अलग अलग वेवलेंथ हैं, और सबसे हाईएस्ट क्या है? तो ये दूर तक ट्रैवल करेगा और डिस्पर्स ईजिली नहीं होगा। अब जब ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, आप देख सकते हो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, इसमें क्या क्या है? गैस, गैसेस, डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर, इतने सारे मल्टीपल चीज़ें, और सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अभी गैसेस के अंदर 78% आपका नाइट्रोजन है। ओके, ठीक है। ऑक्सीजन आपका 21% है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास, जो है वो अलग रेशियो, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड अदर गैसेस 1% में है। ओके, तो जब लाइट आती है इन पार्टिकल से टकराती है, और टकराने के बाद हमको पता है कि अलग अलग पार्ट में स्कैटर हो जाएगा। इसको हम स्कैटरिंग कहते हैं। प्रोसेस इन विच एयर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट एंड रिमीट्स इन द वेरियस डायरेक्शन। ओके, ओके, द स्ट्राइक व्हेन द लाइट strikes any air particle and deviates in other direction, that is known as scattering। ये भी लिख सकते हो आप स्कैटरिंग का डेफिनेशन। ओके, एक्चुअली ये आपके एक लॉ है, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ अ वेव। ओके, ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है 10th के हिसाब से, बट ये है आपका इक्वेशन कि मतलब कितना स्कैटर होगा वो वेवलेंथ का 4 टाइम्स करने से पता चलेगा। तो जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा लेस स्कैटरिंग हो, ये समझ लो। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी स्कैटरिंग कम। ओके, वेवलेंथ जितना कम स्कैटरिंग ज़्यादा, मतलब जितनी छोटी लाइट होगी, इसलिए छोटी लाइट होगी वो स्कैटरिंग, इसलिए ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर होता है। आपको ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्काई में क्यों दिखता है? क्योंकि ब्लू कलर का जो टोन है, वॉयलेट ब्लू कलर का जो टोन है, सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट्स हैं, तो ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होती हैं। ओके, स्कैटर मतलब फैलती हैं, फैलेंगी तो ही दिखेगा ना आपको। ठीक है, तो ये तीनों जो है ब्लू कलर पिगमेंट्स में है, ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है। बट वॉयलेट और इंडिगो आपको क्यों नहीं दिखता? बिकॉज हमारी आई जो सेंसिटिव टू ब्लू कलर है, वॉयलेट इंडिगो को सेंस नहीं कर पाती, इसलिए कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू। ओके, ये स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है। अभी बहुतों के दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों नहीं दिखता, बट समझ गया इसका क्यों नहीं दिखता। इसका रीज़न, बिकॉज आवर आई सेंसिटिविटी टू ब्लू कलर। ओके, तो क्या होता है कि वॉयलेट जो है स्कैटर होता है और स्कैटर होकर गायब हो जाता है। ठीक है, ओके, तो आप ये देखो स्पेक्ट्रम को, तो समझ में आ जाएगा आपको। स्पेक्ट्रम में किस तरह से है? रेड है, ब्लू है, ठीक है, एक्सट्रीम कॉर्नर पे ब्लूइश है, और एक्सट्रीम कॉर्नर पे आपके पास क्या है? रेड है। तो ये जो सबसे ज़्यादा आपको स्कैटर होने वाली लाइट है, वो जो आप देख रहे हो बड़े टावर में, वो है ब्लू कलर। और वॉयलेट वगैरह क्या है? इतने छोटे वेवलेंथ है कि वो गायब हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में, स्कैटर होते ही गायब हो जाती हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है कि आवर आई इज सेंसिटिव टू ब्लू कलर। ओके, हमारा आई ज़्यादा है, ह्यूमन सेंसिटिविटी टू ब्लू देन वायलेट। ओके, नाउ गैसेस जो है वो स्कैटर लाइट करती हैं किस तरह से? इन चीज़ों की वजह से। ओके, डस्ट पार्टिकल्स। ओके, राइट। तो ये स्कैटर जब करते हैं लाइट, तो उसका एक रीज़न है, क्या होता है? साइज़ ऑफ डस्ट पार्टिकल जो है वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, साइज़ ऑफ लाइट पार्टिकल से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ओके, पार्टिकल ऑफ लाइट से बड़े होते हैं, और हमारे आँख के लिए माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हम देख नहीं सकते। तो जैसे ही यहाँ वाटर के पार्टिकल टकराते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाते हैं, और स्प्रेड होने की वजह से क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन सा होगा? लो वेवलेंथ। सबसे वो लो वेवलेंथ किसका है? ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर चारों तरफ फैल जाता है। अब आपका क्या होता है? रेडिश ड्यूरिंग सनसेट एंड येलो ड्यूरिंग सनराइज।
अभी आप लोगों ने देखा किस तरह से ब्लू कलर दिखता है, आपको समझ में आ गया होगा। सेम इसी का एक अलग तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि शाम के टाइम और सुबह के टाइम स्काई ऑरेंज या रेड क्यों दिखता है। तो इसका रीजन भी सेम है। रीजन ये है कि सनसेट और सनराइज के टाइम पे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, द सन इज एट होराइजन, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो सारी लाइट ट्रैवल करती है। बट आपको क्या पता है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो आगे तक ट्रैवल करेगा। सारी लाइट ट्रैवल करती है बट स्कैटर हो जाती है, बट लास्ट तक कौन सी लाइट बचती है, इसका वेवलेंथ ज्यादा है, और वो कौन सी लाइट है, रेड लाइट। इसीलिए रेड लाइट आपको मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे दिखता है, बिकॉज सन बहुत दूर है, बाकी रेज आती है बीच में ही स्कैटर हो जाती है, लास्ट तक कौन सी रे बचती है, रेड कलर की। इसीलिए मॉर्निंग में और इवनिंग में रेड कलर दिखता है। तो आपको एक्सप्लेन करना हो इस तरह से कर सकते हैं, ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज द सन इज एट अ होराइजन, अ फार डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर. At that time, the light has to travel a maximum distance. So all the light colors of smaller wavelengths scatter earlier, and the light which reaches to us is the red light because it is having the higher wavelength. और मैंने ये समझाया भी था कि डेंजर सिग्नल्स में, ट्रैफिक सिग्नल्स में रेड लाइट क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हायर वेवलेंथ होने की वजह से दूर तक ट्रैवल कर सकता है। ओके, सेम इसी फिनोमेना पे एक क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रोनॉट्स को जो स्पेस में स्पेस ब्लैक क्यों दिखता है। क्यों? सबसे पहला तो रीजन, वहाँ एयर पार्टिकल्स नहीं है, तो एयर पार्टिकल्स नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन में देखा होगा कि स्कैटरिंग के लिए एयर पार्टिकल्स का होना जरूरी है। क्यों? जितने ज्यादा एयर पार्टिकल्स हो सके उससे लाइट टकरा के फैलेगा, और जब लाइट फैलता है तो ही आपको हर जगह उजाला दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखेगा। क्लियर? अंडरस्टूड। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है और चैप्टर भी खत्म होता है। पावर ऑफ आई लेंस है वो ऑलरेडी हम लाइट चैप्टर में देख चुके हैं। ओके, बट हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, सो विल मीट इन विद न्यू सेशन ऑफ लेक्चर। टिल देन, if you have any doubt, please feel free to comment and ask. Okay, till then stay at home. Thank you and have a nice day.